इन इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। तो आप पहले लिख ही चुके हैं, बस दूसरी हेडिंग इसमें बना देंगे, निरक्षीय स्थिति। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसमें हम लोग बना लेते हैं द्विध्रुव। तो अब देखो ये बन गया द्विध्रुव, ये द्विध्रुव हमने बना लिया। अब इसमें प्लस क्यू आवेश है और माइनस, तो ये हमने बना रखा है माइनस क्यू आवेश और इसको हमने बना दिया प्लस क्यू आवेश। ठीक है। इसका सिरा ए मान लिया और इसको बी मान लिया, और ये इसका मिड पॉइंट है। द्विध्रुव की लंबाई L माना, तो आप लिखते भी जाइए, लिखिए माना द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से बना है, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से बना है। लिख दिया। द्विध्रुव की लंबाई 2L है, द्विध्रुव की लंबाई 2L है। हो गया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको याद है ना कि निरक्ष ही है, इसके पहले मैं बता चुका हूं। निरक्ष क्या होगा, द्विध्रुव के ठीक मध्य बिंदु से जाएगा और उसके अक्ष पर लंब रेखा होगा। ठीक है। अब सबसे पहले आप बताएंगे कि इस बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बनेंगी? दो बनेंगी। कौन कौन सी? प्लस क्यू आवेश की वजह से, तो जो प्लस क्यू आवेश की वजह से है वह इस बिंदु P पर किधर होगा, इसकी तरफ होगा या बाहर? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की तरफ होगा। ये बन गया E। आ गया समझ में? और ये जो माइनस क्यू आवेश है इसकी वजह से किधर होगा, तो इसकी तरफ हो गया। ये हो गया आपका E2। आ गया समझ में? इतना तो आप जानते ही हैं कि इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ होगा अभी आप नहीं बता पा रहे हैं, अभी आप बता देंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ भी यह बात क्लियर हो गई कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, E1 निकालना चाहिए, E2 निकालना चाहिए। क्लियर। और उसके बाद उन दोनों का परिणामी यह आप देख पा रहे हैं कि यह वाला पार्ट इसके बराबर है, कोई डाउट नहीं है, दोनों ही क्या है, L है। और ये लंबार्धक रेखा है, इस वजह से यह जो दूरी है AP, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि यह जो डिस्टेंस है AP और ये दूसरा जो डिस्टेंस है BP, ये दोनों आपस में है बराबर। ठीक है। और कितने के बराबर? कोई भी त्रिभुज आप लेंगे, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे तो ये बनेगा कर्णी में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग तो R² हो जाएगा ना, दोनों ही बराबर। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ये एंगल हम थीटा मान सकते हैं। ऐसा करने से यह भी एंगल थीटा ही होगा। क्यों होगा आप सब समझ गए। यहाँ देखिए, यहाँ एक स्ट्रेट हम इस अक्ष, इसके अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दिया है, तो आप देखेंगे कि यह जो पार्ट है यह भी थीटा होगा, इधर का जो पार्ट है यह भी थीटा होगा। यानी यह जो लाइन है इनके बीच के कोण को ठीक बराबर दो भागों में बांट देंगे। क्लियर। अब E1 निकाल दिया जाए, E2 निकाल दिया जाए, सबसे पहला काम हमें ये करना है। तो वही यहाँ भी लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D2
प्लस क्यू चार्ज। E1 इज इक्वल टू, फिर से आप बताएंगे वही फार्मूला फिर काम करेगा। Q आवेश है, R डिस्टेंस है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान क्या होगा आप बताइए। E बराबर, सब लोग बोलो, ये फार्मूला है। अब उसके जरिए E1 का मान हम लोग निकालेंगे, तो K होगा, ठीक है, और Q अपान यह पूरी दूरी है BP, है ना, का स्क्वायर। अब E1 बराबर K और BP का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या होगी, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो E2 बराबर क्या होगा, K, फिर से वही फार्मूला, इस E2 के वजह से, इस माइनस Q के वजह से, तो आप लिखेंगे Q और इसका डिस्टेंस कितना है, AP है, उसका वर्ग, और AP और BP आपस में बराबर है, वैल्यू पुटअप कर लो, K और Q अपान फिर से आपका होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप बताइए क्या E1 और E2 का परिमाण आपस में बराबर है? देखो सब लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पष्ट रूप से दोनों बराबर है। अब आइए एक कंसेप्ट के पीछे हम लोग पढ़ते हैं, जहां से ये क्लियर होगा कि इसका परिणामी हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके परिणामी को ज्ञात करने का एक जनरल तरीका है, पहले हम उसको बताते हैं कि अगर हमारे पास दो सदिश हैं, जो आपको पहले से बताया जा चुका है, वेक्टर के चैप्टर में भी बताया गया, यहाँ भी हमने बताया, अगर ये ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो फिर क्या होगा, R इज इक्वल टू कड़ी में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर और धन 2 इस फार्मूले के जरिए आप परिणामी निकाल सकते हैं। इसमें आपको E1 का मान रखना है, E2 का मान रखना है, और इसके बाद आगे काम करना है। कोई डाउट है किसी को? इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगल कितना है, 2 थीटा एंगल हो गया ना E1 और E2 के बीच का, तो फिर cos 2 थीटा रखेंगे, फिर cos 2 थीटा को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर cos थीटा का मान चाहिए, तो cos थीटा का मान हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। देख लो, ये समकोण त्रिभुज आधार बटे लंब नहीं होता, आधार बटे कर्ण होता है, cos की वैल्यू, तो आधार इसमें कितना है L और लंब कितना है R, ये cos थीटा। तो आप देख पा रहे थोड़ा सा कैलकुलेशन जटिल होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, तो इसका मतलब इससे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जटिल होगा। दूसरा तरीका हम बताते हैं, दूसरा तरीका रिजर्वेशन, यानी इतना आपको पता है कि दो सदिश अगर एक दिशा में हो जाए तो उनका परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाणों के योग के बराबर हो जाता है, विपरीत हो जाए तो माइनस हो जाए, समझ में आया। और अगर परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री पर हो जाए तो कड़ी में एक का वर्ग धन दूसरे का वर्ग, तो ये तीनों जो प्रोसेस है थोड़ा आसान हो जाते हैं। तो या तो हम ऐसे कर लेते हैं 90 डिग्री पर रिजॉल्व कर लेते हैं, या हम एक दिशा में रिजॉल्व करते हैं, जो हमारे लिए आसान कर सकते हैं। रिजॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था कि कोई सदिश है, कोई सदिश है, मान लो ए है, ठीक है। अब ये देखो थीटा, तो थीटा दिशा में इसका प्रभाव हो जाता है ए cos थीटा, समझ में आया। ए को थीटा दिशा में ले जाएंगे क्या बनेगा, अगर हम ए को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, क्लियर है। इस तरह से कुछ मामला है। अब आइए एक बात है हम और समझा देना चाहते हैं, ए cos थीटा, एक सदिश यहाँ भी है ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यह भी एंगल थीटा है, तो इसको फिर से ले जाएंगे इस दिशा में तो फिर से बनेगा ए cos थीटा, और इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा। कुछ देखा कि ये जो क्षैतिज है ना, ये रह गया ए cos थीटा धन ए cos थीटा बराबर 2a cos थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिस पर इस तरह से दो सदिश लगे हुए हैं, दो फोर्स लगे हैं, किधर चलेगा,
अब समझ में आया? कारण क्या है कि इसका जो घटक कंपोनेंट इधर है ए साइन थीटा ऊपर की तरफ है और ए साइन थीटा फिर दोनों बराबर है कि नहीं है, और विपरीत दिशा में है कि नहीं है, तो दोनों का परिणामी तो इससे हमारा मतलब क्या हुआ, खत्म। इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे पास बचा यही है। अब यही काम अगर हो जाए तो काम आपका हो गया कि नहीं हो गया? कैसे अब होगा समझो। हम जानेंगे कैसे कि ठीक बीचों बीच परिणामी होगा। इस पर एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर सवाल भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। आप देखिए हम यहाँ पे दो सदिश बना रहे हैं, एक ए बना दिया एक बी बना दिया। इन दोनों के बीच वाली रेखा ये है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच वाली रेखा बना दिया हमने। अब देखो ये वाला हुआ ए सदिश और ये वाला हो गया बी सदिश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये बीच की रेखा है कोण को ठीक अर्धक करने वाली रेखा है। परिणामी की पोजीशन इन जनरल इसमें 3 होगी। कौन कौन सी होगी? पहला पोजीशन हो सकता है यहाँ पे R1 टाइप की परिणामी हो, जिसका डायरेक्शन इधर। दूसरा होगा R2 टाइप का और तीसरा हम यहाँ बना रहे हैं R3 टाइप का। अब